Hello and welcome to the Attitude Academy. I am Turav Hedar. Today we are discussing about e-invoicing in Tally ERP9 और GST पोर्टल। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं आपके साथ ई-इन्वॉइसिंग क्या है, ये कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस कैसे जनरेट कर सकते हैं आप टैली प्राइम में, और उसको जीएसटी पोर्टल पर अपडेट कैसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें, साथ ही साइड में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले समझ लेते हैं ई इन्वॉइसिंग या ई इन्वॉइस होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन लिखी है ई इन्वॉइसिंग की, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने। ई इन्वॉइसिंग मीन्स इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग इज अ सिस्टम इन विच B2B इन्वॉइस आर ऑथेंटिकेट इलेक्ट्रॉनिकली बाय GSTN गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट ने B2B इन्वॉइसेस के लिए एक ई इन्वॉइस फॉर्मेट निकाला है। पहले क्या हो रहा था, आप किसी भी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके इन्वॉइस जनरेट करते थे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाते थे, देन जीएसटी पोर्टल पर जाकर उसको अपलोड करते थे। मगर अब क्या है, अब एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइसिंग सिस्टम आ गया है जिससे आपको क्या होगा, आप डायरेक्टली जैसे ही इन्वॉइस जनरेट करेंगे वो ऑटोमेटिकली GSTN पोर्टल पर अपडेट हो जाएगा और आपको GSTR1 में शो होगा। ठीक है, तो उसके लिए जो पोर्टल बनाया है नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर ने, वो बनाया है e-invoicing1.gst.gov.in। तो इस इन्वॉइस पोर्टल पर जाकर हम सारे इन्वॉइसिंग की डिटेल देख सकते हैं, कैसे उनको रजिस्टर करना है, वो सारी चीज़ें समझेंगे हम। अब हम समझते हैं कि किसको ई इन्वॉइसिंग की रिक्वायर्ड होगी और कब से ये ई इन्वॉइसिंग स्टार्ट हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 से ई इन्वॉइसिंग फॉर्मेट लागू हो गया है। अब ये किन पे लागू हुआ है, जिनकी भी 500 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, लाइक 17-18 से लेके 19-20 तक। अगर किसी की 500 करोड़ से ज़्यादा की टर्नओवर है तो उसको ई इन्वॉइसिंग फॉर्मेट जनरेट करना मैंडेटरी हो गया है, नोटिफिकेशन नंबर 61/2020 के अकॉर्डिंग। और इसके बाद क्या होगा, अभी 1 जनवरी से जिसकी जो हमारे पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर गुजरे हैं उसमें 100 करोड़ से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, तो उनको भी अब 1 जनवरी से मैंडेटरी हो जाएगा ये ई इन्वॉइसिंग फॉर्मेट जनरेट करना। तो अब आपको हर इन्वॉइस के लिए, हर इन्वॉइस मतलब जो भी B2B इन्वॉइस यानी बिजनेस टू बिजनेस या बिजनेस टू गवर्नमेंट इन्वॉइस है, उनके लिए आपको ई इन्वॉइस फॉर्मेट देना पड़ेगा, यानी आपको निकालना पड़ेगा। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ IRN मीन्स इन्वॉइस रेफरेंस नंबर। ये एक ऐसा यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा GST पोर्टल या GST रजिस्ट्रेशन जब आप कर लेंगे, GST टैक्स पेयर अगर आप हैं, जो आपकी हेल्प करेगा ई-वे बिल पोर्टल पर भी, और एक यूनिक नंबर आपको जनरेट करके दे देगा जिसकी वैलिडिटी पीरियड जो है वो 30 डेज़ की रहेगी। आप उसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, यानी फिजिकली प्रिंट आउट फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं और वो आपको ई-वे बिल फॉर्मेट में भी आपको हेल्प करेगा। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने नीचे कुछ एक प्रोसीजर समझाया हुआ है, क्रिएट ऑफ इन्वॉइस। आप किसी भी सॉफ्टवेयर से इन्वॉइस जनरेट कीजिए, उसके बाद उसको हम ई इन्वॉइस सिस्टम में JSON फाइल में बदलेंगे अपलोडिंग करके। ठीक है, उसके बाद IRP जो पोर्टल होगा हमारा वो वेरीफाई करेगा उस ई इन्वॉइस को, देन वो जनरेट कर देगा IRN नंबर जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद वो उसको पोर्टल पे डाटा पे सर्वर पे ट्रांसफ़र कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी आपके GST पोर्टल पर। उसके बाद हम समझते हैं कि हु इज़ ए GSP कौन है। GSP मीन्स यहाँ पे स्टैंड फॉर है GST सुविधा प्रोवाइडर। GST सुविधा प्रोवाइडर मतलब एक ऐसी कंपनी जो GST पोर्टल पर हेल्प करे, हमारे डाटा को रिपोर्टिंग के ज़रिए बना के उसको JSON फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देन GST पोर्टल पर लेके जाए। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, जैसे एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, टैली, जो आपने सुना होगा टैली, उसने भी, वो भी एक GSP है। और गवर्नमेंट पोर्टल यानी GST पोर्टल पर उसकी भी आपको एक लिस्ट दिखाई देगी वहाँ पे GST प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वहाँ से आप API इंटीग्रेट करके अपना GST की डिटेल जो भी अपने सेल इन्वॉइस बनाएंगे टैली ERP में, वो डायरेक्ट आप अपलोड कर सकते हैं ई इन्वॉइस पोर्टल पर
और वहाँ से सीधा वो पहुँच जाएंगे जीएसटी पोर्टल पर। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं अब धीरे धीरे। तो अब इससे आगे हम समझेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो जीएसटी जो हमारा ई इनवॉइस है उसमें एग्जिस्ट नहीं करती हैं। एंटिटीज एग्जेम्प्टेड फॉर ई इनवॉइस। सो कौन कौन से ऐसी एंटिटीज है जिनके ऊपर ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है? सो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, एसीजेड यूनिट्स में कोई भी अगर बिजनेस है तो उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। इंश्योरर और बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सप्लाइंग सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड इन अ गुड्स कैरेज, सो उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। सप्लायर्स ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, तो इनके लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। एंड सप्लायर ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू द एग्जीबिशन ऑफ सिनेमाटोग्राफी फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स स्क्रीन, ओके, तो इनके लिए भी ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, ओके। इसके अलावा जितने भी बिजनेसेस हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा यस। अगर 500 करोड़ 2017-18 में उसका टर्नओवर 500 फाइनेंशियल ईयर 17-18 की बात हो रही है, सिर्फ 17 का नहीं होता है। फर्स्ट अप्रैल 2017 टू 31 ऑफ मार्च 2018 के अगर पूरे साल का टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है तो उस केस में इनको एप्लीकेबल होगा, ओके। क्लियर है? सो देखिए यहाँ पर एक जो आप सवाल करें इंस्टीट्यूट के लिए, तो मैंने अभी एक चीज बताई, B2B ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो अगर आपका बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है और आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं तो उस केस में अगर आप कोई भी चीज बेच रहे हैं तो उस केस में इनवॉइसिंग की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। बिजनेस टू बिजनेस, नॉट बिजनेस टू कस्टमर, ध्यान में रखिएगा, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट, हम इसमें कोई डाउट किन किन कौन कौन सी यूनिट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ओके। क्वेश्चन क्या है सर? प्लीज आप लोग पहले मैंने एक चीज देखा है, ट्रेंड है कि जैसे हम कोई भी स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा या पीपीटी मिलेगा, पहले आप इस चीज को समझिए। अगर आपको कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, हम लोग हमेशा है आप लोग के लिए, और कई सारे चीजें आप लोग को अवेलेबल होते हैं। तो प्लीज कंसंट्रेट ऑन जो भी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर, बाद में एंड में डिस्कस करेंगे कि क्या अवेलेबल होगा नहीं होगा, ओके। सो इस पॉइंट में कोई भी डाउट? एंटिटीज एग्जेम्प्टेड फॉर ई इनवॉइसेस, कौन कौन से यूनिट के लिए एग्जेम्प्टेड है? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू इनवॉइस सिस्टम, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी भी आपको बताया कि इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या एप्लीकेबिलिटी है नहीं है। अगर इंस्टीट्यूशन B2B बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में है। B2C नहीं, बिजनेस टू कस्टमर के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है ई इनवॉइसिंग का, सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस। ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड टू ई इनवॉइस सिस्टम, ई इनवॉइस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट ई इनवॉइस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है, मतलब कौन कौन से डॉक्यूमेंट का आप ई इनवॉइसिंग कर सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से पॉइंट है। B2B, B2G टैक्स इनवॉइस। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू गवर्नमेंट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें टैक्स इनवॉइस इशू कर रहे हैं तो वो ई इनवॉइसिंग के लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसका इनवॉइसिंग होगी। एक्सपोर्ट इनवॉइस, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसका इनवॉइस भी इनवॉइसिंग में आएगा। रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, अगर रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस हैं आपके तो वो भी इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में आएगा, ओके। क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ओके, तो क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट भी इनवॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में आएगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट इनवॉइस के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा।
रिसिप्ट नोट, डिलीवरी नोट, ये सारी चीज इनवॉइस के कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। क्या क्या आएगा? B2B एंड B2G टैक्स इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिवर्स चार्ज इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट। ओके, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? किसी को कोई वॉइस इशू है प्लीज टेक्स्ट मी। अगर कुछ वॉइस इशू हो रहा है तो प्लीज टेक्स्ट मी। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? ओके, सो थैंक यू। आई होप कि सबको आवाज क्लियर आ रही है। तो किसी को अगर नहीं आ रही है तो प्लीज चेक, आप अपने एक बार कनेक्टिविटी चेक कीजिए। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू। सो हमने अभी डिस्कस किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट एप्लीकेबल है। सो B2B एंड B2G टैक्स इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिवर्स चार्ज इनवॉइस, आउटवर्ड सप्लाई फॉर रिवर्स चार्जेबल आइटम सर्विसेज, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट। ओके, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट ई इनवॉइस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर हम ई इनवॉइस के डॉक्यूमेंट की बात करेंगे तो डॉक्यूमेंट में B2B B2G टैक्स इनवॉइस, एक्सपोर्ट इनवॉइस, रिवर्स चार्ज इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट ओनली। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, करंट प्रैक्टिस। अब इसको समझिएगा कि अभी फिलहाल जो हो रहा है कैसे हो रहा है काम। ठीक है, करंट में बिजनेस किस तरीके से काम कर रही है जीएसटी इनवॉइस एंड रिटर्न को लेके, ध्यान में रखिएगा। तो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। योगिता जी प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, बिकॉज बाकी सारे पार्टिसिपेंट को प्रॉपर सुनाई दे रहा है। आप अपने एक बार कनेक्टिविटी को चेक कर लीजिए, और किसी और को भी अगर आ रहा है तो प्लीज टेक्स्ट में आप कर सकते हैं। सो करंट प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, सप्लायर। ठीक है, सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि सप्लायर के केस में क्या होगा। ओके, so supplier supplies goods or services and raise a tax invoice on buyer। ठीक है, सप्लायर क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड या गुड्स प्रोवाइड करता है बायर को, एंड उसके बाद उसके साथ साथ टैक्स इनवॉइस इशू करता है। ठीक है, सप्लायर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज एंड रेज अ टैक्स इनवॉइस ऑन बायर, बायर को टैक्स इनवॉइस इशू करके देता है। देन सप्लायर जनरेट्स ई-वे बिल, ई-वे बिल भी जनरेट करता है। इफ एप्लीकेबल, अगर एप्लीकेबल है तो ई-वे बिल भी जनरेट करेगा बिफोर शिपिंग ऑफ गुड्स। ओके, सो सप्लायर जनरेट्स ई-वे बिल इफ एप्लीकेबल बिफोर शिपिंग गुड्स, गुड्स सेंड करने से पहले ई-वे बिल भी जनरेट करेगा अगर एप्लीकेबल है तो। एंड देन सप्लायर अपलोड डिटेल्स ऑफ द इनवॉइस इन GSTR1 एट द एंड ऑफ द पीरियड। और एंड ऑफ द पीरियड में क्या करेगा, सप्लायर GSTR1 पे अपलोड करेगा अपना बिल डिटेल्स। ठीक है, सो ये सप्लायर के पार्ट से काम होता है करंट प्रैक्टिस में। ये क्लियर होगा सभी को, सभी को ही मालूम है कि ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से काम होता है। ओके, नाउ अगर हम बायर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बायर क्या करता है, बायर क्या करेगा, बायर GSTR3B, buyer can take input tax credit based on self assessed GSTR3B। ठीक है, बायर जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है GSTR3B के बेस पे। एंड अगर इन केस इनवॉइस इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन GSTR2A इन दैट और अपकमिंग पीरियड, बायर शुड बी रिवर्स ITC, बायर को ITC रिवर्स करना होता है। ठीक है, तो ये बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम होता है। ठीक है, सेलर एंड बायर दोनों का कॉन्सेप्ट हो गया। सेलर ने क्या किया, गुड्स बेचा, साथ में इनवॉइस रेज किया और बायर को प्रोवाइड करा दिया इनवॉइस। एंड अगर ई-वे बिल भी है तो ई-वे बिल भी रेज करेगा। एंड फाइनली GSTR1 जो डिटेल है वो GSTR1 इनवॉइस डिटेल जो है GSTR1 में अपलोड करेगा। तो ये सेलर का काम होता है। बायर क्या करेगा, बायर का क्या काम होता है, बायर क्या करेगा, अपना GSTR3B के अकॉर्डिंग जो भी है वो टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा। और अगर मान लीजिए वो इनवॉइस में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है,
ठीक है, ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट नहीं होगा तो जितना एक्सेस ने जीएसटी 3B के बेस पे इन्होंने इनपुट टैक्स लिया होगा वो रिवर्स कर देगा। तो ये कॉन्सेप्ट है अभी करंट प्रैक्टिस में। बट ई इनवॉइस आने से क्या होगा, अपकमिंग प्रैक्टिस आगे क्या होगा, सिर्फ एक ही काम होगा, सप्लायर ई इनवॉइस जनरेट करेगा। तो ई इनवॉइस जनरेट करते ही क्या होगा, वो पोर्टल में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो जीएसटीआर 1 और 3B और 2A की रिक्वायरमेंट इससे बिल्कुल हट जाएगा। साथ में प्रिंटिंग, पोस्ट, ठीक है, सॉर्टिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सब कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीधा का सीधा ई इनवॉइस क्या होगा, पोर्टल में अपलोड हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली सारे जगह पे जो जहां पर रिक्वायरमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन की ऑटोमेटिकली उसमें अपडेट हो जाएंगे। मतलब जैसे ही इनवॉइस जनरेट होगा, तो इनवॉइस जनरेट होते ही सप्लायर का जीएसटीआर 1 प्रिपेयर हो जाएगा एंड बायर का भी जीएसटीआर 3B एंड 2A जो भी है पोर्टल पे वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे। ओके, सो ये सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है? कोई भी डाउट यहां तक, इस पॉइंट तक? इफ एनी डाउट प्लीज टेक्स्ट में, आप पूछ सकते हैं। Any doubt till this point? No doubt? Okay, so next point पे हम आते हैं। Okay, am I audible to all of you? Okay, so मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ओके, सो मैं एक बार फिर से इसको एक बार बता देता हूँ कि क्या कॉन्सेप्ट है। पहले क्या होता है, अभी तक क्या हो रहा है कि जो बायर है, सॉरी जो सप्लायर है, वो किस तरीके से काम करता है। सप्लायर गुड्स बेचता है और साथ में टैक्स इनवॉइस रेज करता है। अगर जरूरत पड़े तो ई-वे बिल भी रेज करेगा, ठीक है, एंड देन जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइल करेगा, अपना डिटेल इनवॉइस डिटेल जीएसटीआर 1 में अपलोड कर देगा पोर्टल पे। इतना काम सप्लायर का होता है। मतलब एक गुड्स बेचने में उसको 3 स्टेप में काम करना पड़ता है। ओके, तो बायर जो होता है, बायर क्या करेगा, उसको भाई इनपुट क्रेडिट लेना है अपने सेल जो परचेस किया है, तो वो क्या करेगा, अपने 3B, क्योंकि परचेस रिटर्न करते, परचेस की एंट्री करती है, उसका जीएसटीआर 3B अपडेट होगा। जीएसटीआर 3B में जो भी टैक्स डिटेल है उसका इनपुट क्रेडिट वो लेगा। इनपुट क्रेडिट लेने के बाद अगर कुछ भी जीएसटीआर 2A में मिसमैच होता है या कुछ भी होता है तो उसका रिवर्स करना पड़ता है। तो ये काम सेलर एंड बायर का कॉन्सेप्ट है अभी तक का जो करंट प्रैक्टिस है। बट जैसे ही ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट आया, ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट आने से क्या होगा कि सप्लायर जो भी बेचेगा ऑटोमेटिकली जीएसटीआर 1 भी अपडेट होगा, बायर का जीएसटीआर जो 3B है वो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा पोर्टल पे। तो ये अपडेट होते ही क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये इनको पता चल जाएगा कि कितना इनपुट क्रेडिट है, कितना क्या है, और मिसमैच होने का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल हट जाएगा। क्योंकि जो सप्लायर का ट्रांजैक्शन होगा, बायर का ट्रांजैक्शन दोनों मैच होगा, क्योंकि अब जो इनवॉइस ई इनवॉइस के थ्रू जनरेट होगा, मतलब आईआरपी पोर्टल के थ्रू रिकॉग्नाइज्ड होगा, एंड जैसे ही रिकॉग्नाइज्ड होगा वो ऑटोमेटिकली हर एक पॉइंट पे अपडेट हो जाएगा। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर होना है। ओके, अब आते हैं बेनिफिट्स ऑफ इनवॉइस टू बिजनेस। बेनिफिट्स क्या है इनवॉइस का बिजनेस में, देखते हैं। सबसे पहले रिड्यूस मिसमैच एरर। जो सेलर एंड बायर का जो मिसमैच का कॉन्सेप्ट है वो रिड्यूस होने वाला हो जाएगा, ठीक है। तो मिसमैचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ इनवॉइस प्रिपेयर्ड बाय द सप्लायर। सप्लायर जो भी इनवॉइस प्रिपेयर करेगा उसको ट्रैक
रियल टाइम पे किया जा सकता है, ठीक है, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे जो बायर हो ऑटोमेटिकली कर सकता है। फास्टर अवेलेबिलिटी ऑफ जेन्युइन इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना काफी आसान हो जाएगा और काफी तुरंत होगा। एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस कंप्लायंस बर्डन ऑन टैक्स पेयर। तो टैक्स पेयर को जो इतने सारे रिटर्न्स प्रिपेयर करने होते हैं, मैचिंग करना पड़ता है, रिकंसिलिएशन करना पड़ता है, वो सारे के सारे काम धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, तो टैक्स पेयर के ऊपर बर्डन कम होगा। ओके, तो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ इनवॉइस टू द बिजनेस। एक बिजनेस के लिए जो बेनिफिट्स है इनवॉइस का वो ये सारे हैं। ओके, क्लियर? बेनिफिट्स ऑफ इनवॉइस, ओके। नेक्स्ट, मोड्स ऑफ जनरेटिंग इनवॉइस। इनवॉइस कितने तरीके से जनरेट किया जा सकता है, या आप ये कह सकते हैं कि ई इनवॉइस को वैलिडेट कितने तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। आईआरपी पोर्टल पे कितने तरीके से हम लोग इनवॉइस को वैलिडेट कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे होगा। तो ये आईआरपी पोर्टल आप देख सकते हैं, आईआरपी पोर्टल बना हुआ है। आईआरपी पोर्टल पे बिजनेस पोर्टल लार्जर टैक्स पेयर 500 करोड़ टर्नओवर, ठीक है। जो सॉरी बिजनेस पोर्टल के थ्रू जो कि जिसका लार्जर टैक्स पे जो अभी तक का जो है 500 करोड़ टर्नओवर किसी भी बिजनेस का है, तो वो किसी बिजनेस पोर्टल के थ्रू कर सकता है। बिजनेस पोर्टल डायरेक्ट एंट्री ऑन पोर्टल, ओके, थ्रू जीएसपी, API ERP सिस्टम, SMS, मोबाइल ऐप या ऑफलाइन टूल एक्सेल। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी बिजनेस पोर्टल है या कोई भी ऐसे ERP सिस्टम पोर्टल है या SAP सिस्टम है, ठीक है, तो वो अपने पोर्टल से डायरेक्ट अपना ई इनवॉइसिंग का कॉन्सेप्ट को जनरेट कर सकता है थ्रू IRP पोर्टल। अगर कोई जीएसटी प्रोवाइडर है, जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर है, और साथ में अगर वो अकाउंटिंग एप्लीकेशन प्रोवाइडर भी है, तो लाइक टैली, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर सकता है, अपने सिस्टम से इनवॉइस को वैलिडेट कर सकता है आईआरपी पोर्टल के थ्रू, या एसएमएस के थ्रू भी वैलिडेट हो सकता है, मोबाइल ऐप के थ्रू भी वैलिडेट हो सकता है, या फिर अगर आपके पास इनवॉइस एक्सेल में बना हुआ है तो उस ऑफलाइन एक्सेल टूल अवेलेबल है, उस टूल्स के थ्रू एक्सेल पे जो इनवॉइसेस है उसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, सो इतने सारे तरीके से क्या हो सकता है आईआरपी पोर्टल पे आपके टैक्स इनवॉइस जो है वो ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। जो भी आपका टैक्स इनवॉइस है वो आपके ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो सकता है। ओके, so next रोल ऑफ आईआरपी इन इनवॉइस। आईआरपी जो इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल का रोल क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो रोल ऑफ आईआरपी इन इनवॉइस, एक्सेप्ट इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द टैक्स पेयर। जो टैक्स पेयर है वो इनवॉइस जो प्रिपेयर करेगा वो डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करेंगे आईआरपी पोर्टल, एंड उसको वैलिडेट द डॉक्यूमेंट invoice schema and perform additional check on the contents of the invoice। ठीक है, तो इस ई इनवॉइस स्कीमा ऑप्शन है जिसके थ्रू क्या होगा, आपका ई इनवॉइस जो टैक्स इनवॉइस है वो वैलिडेट होगा, एंड हर एक ऑब्जेक्ट को ई स्कीमा के थ्रू, इनवॉइस स्कीमा के थ्रू वो आइडेंटिफाई करेगा, एंड देन उसके बाद उसको वैलिडेट करेगा। ओके, मैं लास्ट स्लाइड को फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। दिस इज वेरियस मोड्स ऑफ जनरेटिंग ई इनवॉइस। ठीक है, ई इनवॉइस को आप किन किन मोड के थ्रू जनरेट कर सकते हैं या वैलिडेट कर सकते हैं। तो बिजनेस पोर्टल ऑप्शन दिया गया है, बिजनेस पोर्टल पे के थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, बिजनेस पोर्टल कई सारे पोर्टल अवेलेबल है जो कि सैप सिस्टम बेस्ड है।
जो कि डायरेक्ट आप अगर वो सिस्टम यूज कर रहे हैं तो उसका उस सिस्टम के थ्रू जनरेट जो भी इनवॉइस होगा वो वैलिडेट होगा। ठीक है, डायरेक्ट एंट्री ऑन पोर्टल, आप पोर्टल पे डायरेक्ट एंट्री भी कर सकते हैं, बट ये डायरेक्ट एंट्री हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता है। ठीक है, कुछ 3-4 बिजनेसेस हैं जो कि इसके थ्रू अप्रूव्ड है, उनको ही कर सकते हैं। एपीआई जीएसपी बेस्ड, तो सबसे अधिक जो होता है वो जीएसपी बेस्ड, अगर जीएसटी सर्विस प्रोवाइडर है उनके थ्रू अगर कोई भी सॉफ्टवेयर है उनके बेस पे तो वो कर सकते हैं। एंड एसएमएस के थ्रू आप अपने वैलिडेशन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं, एंड ऑफलाइन टूल्स जो एक्सेल टूल है उसके थ्रू भी आप एक्सेल में अगर कोई भी इनवॉइस डिटेल है तो उसको भी आप वैलिडेट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वो ईआरपी मतलब टैली के जो कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे कि किस तरीके से हो सकता है, या फिर किस तरीके से आप डायरेक्ट एंट्री पोर्टल रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, या बिजनेस पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी कैसे होगा, वो भी हम आपको बताएंगे। तो रोल ऑफ आईआरपी इन इनवॉइस, रोल ऑफ आईआरपी इनवॉइस, इनवॉइस में आईआरपी का क्या रोल है, आईआरपी का क्या काम है वो देख लेते हैं। एक्सेप्ट ई इनवॉइस डॉक्यूमेंट, जो भी इनवॉइस डॉक्यूमेंट आप भेजेंगे उसको वो एक्सेप्ट करेगा। IRP is invoice registration portal. IRP is invoice registration portal. So accept e-invoice document prepared by the taxpayer. Accept e-invoice document prepared by the taxpayer. IRP क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा आपका ई-इनवॉइस डॉक्यूमेंट जो कि आप प्रिपेयर करेंगे। देन इसके बाद वैलिडेट द डॉक्यूमेंट पर द ई-इनवॉइस स्कीमा एंड परफॉर्म एडिशनल चेक ऑन द कंटेंट्स ऑफ द ई-इनवॉइस। ठीक है, आपके ई-इनवॉइस को वैलिडेट करेगा। देन जनरेट अ यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर, एक यूनिक इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा जो कि 64 कैरेक्टर्स के नंबर्स होते हैं, वो यूनिक रेफरेंस नंबर जनरेट करेगा। जनरेट एन ई इनवॉइस क्यूआर कोड, क्यूआर कोड भी आपका एक जनरेट होगा, आपके इनवॉइस के ऊपर क्यूआर कोड आ जाएगा, जिससे क्या है कि क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप उसके इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। with high level details of the invoice and reply to the user with these details। ठीक है, सो बारकोड भी होगा एंड एक यूनिक रेफरेंस नंबर भी होगा, जिससे क्या होगा कि उसको वैलिडेट किया जाएगा और उसके इंफॉर्मेशन को इनक्रिप्ट किया जाएगा। इनवॉइस की जो डिटेल्स है वो बारकोड में इनक्रिप्ट भी किया जाएगा कि बारकोड स्कैन करके भी उसकी आप ऑथेंटिसिटी को जान सकते हैं। ओके, तो ये था आईआरपी का काम। इनवॉइस रेफरेंस पोर्टल जो है, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है उसका काम ये था। नाउ अब आते हैं जीएसपी, जैसे टैली हमारा जीएसपी है, सो रोल ऑफ जीएसपी इन ई इनवॉइस, ई इनवॉइस में जीएसपी का क्या काम है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का क्या काम है देख लेते हैं। सो रोल ऑफ जीएसपी इन ई इनवॉइस, ऑथोराइज्ड इंटरमीडिएरी फॉर बिजनेस टू एक्सेस आईआरपी इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल सर्विस। तो ये एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है जो कि बिजनेस और इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल आईआरपी, ठीक है, इनके बीच का ये एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है। टैक्स पेयर विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू द आईआरपी डायरेक्टली, कोई भी टैक्स पेयर डायरेक्टली आईआरपी पे जाके इनवॉइस जनरेट नहीं कर सकता है, ठीक है, अपना इनवॉइस को अपलोड नहीं कर सकता है, तो उनको किसी ना किसी जीएसपी के थ्रू ही जाना पड़ेगा। टैक्स पेयर कैन ओनली कनेक्ट थ्रू द ऑफिशियल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड G2B एप्लीकेशन, या तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया गया कोई भी एप्लीकेशन हो उसके थ्रू जनरेट कर सकता है। बाय एप्लीकेंट डेवलप्ड बाय प्राइवेट लाइसेंस जीएसपी, या कोई प्राइवेट ने जो डेवलप किया जीएसपी उनके थ्रू भी टैक्स पेयर जा सकते हैं। It is intermediary between the taxpayer and the central IRP server maintained by the government, ठीक है। तो IRP एंड जैसे मैंने अभी बोला कि एक इंटरमीडिएटरी का काम करता है जीएसपी, तो गवर्नमेंट और टैक्स पेयर के बीच का ये काम करता है। टैक्स पेयर अपलोड देयर डेटा फर्स्ट टू द सर्वर्स मेंटेन बाय द जीएसपी, जो जीएसपी सर्वर मेंटेन करता है उसके ऊपर टैक्स जो इनवॉइस है वो अपलोड होगा, which is then securely uploaded and transferred with the central GST server, ठीक है, एंड उसके बाद वो सेंट्रल जीएसटी सर्वर जो है उस पे वो ट्रांसफर होता है थ्रू आईआरपी सिस्टम। ओके,
GSP use secure APIs प्रोसीजर फ्रॉम द गवर्नमेंट। GSP क्या करता है, गवर्नमेंट की तरफ से एक सिक्योर APIs प्रोवाइड करता है टू बिल्ड ए इंटरैक्टिव एंड इजी टू यूज एप्लीकेशन फॉर द टैक्स पेयर टू यूज। ओके, सो एक तरीके से अगर हम GSP की बात करें, नेटसेल में जो ये स्लाइड है इसके बीच पे, तो GSP का काम क्या होता है? GSP का काम होता है टैक्स पेयर एंड IRP जो पोर्टल है उसके बीच में मीडिएटरी का काम करता है। क्यों मीडिएटरी का काम करता है? क्योंकि हर एक टैक्स पेयर डायरेक्ट IRP पे जाके अपना टैक्स अपलोड नहीं कर सकता डायरेक्टली अपने सिस्टम से, तो उसको कोई ना कोई मीडिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। सो GSP एक तरीके से मीडिएटर का काम करती है। ओके, अब मीडिएटर का काम कैसे होता है? जैसे मान लीजिए आप टैली यूज कर रहे हैं, तो टैली में आपने कोई भी बिल अगर आप रेस करते हैं, कोई भी इनवॉइस रेस करते हैं टैली के थ्रू, तो क्या करता है टैली? क्योंकि GSP है, GSP सुविधा प्रोवाइडर है, तो टैली क्या करेगा? आपके बिल्स को क्या करेंगे? पहले आपके बिल को लेके वो क्या करेगा? IRP पोर्टल के साथ कनेक्ट कर देगा आपको, एंड ऑटोमेटिकली वहां से वो वेरीफाइड होगा और वेरीफाइड होकर आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से काम होता है। और इसके बाद क्या होगा? वो जो भी वेरिफिकेशन होता है वो ऑटोमेटिकली आपके जो पोर्टल है, क्योंकि आपके पास लॉगिन डिटेल्स होते हैं, तो लॉगिन के थ्रू ही आप करते अपना, तो जो भी डिटेल्स है वो सारे के सारे आपके पोर्टल पे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होता है। ओके, सो किस तरीके से होता है ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे। So GSP solve the aspects of availability, scalability and reliability and ensure e-invoice requirements of clients are always met. Okay, so this is a concept of GSP. GSP का जो concept है e-invoice में वो यही है। Okay, so e-invoice details, e-invoice में क्या क्या डिटेल होना जरूरी है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है वो देख लेते हैं एक बार। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो टैक्स इनवॉइस आपका जो इनवॉइस में कन्वर्ट होता है तो कुछ इस तरीके से वो डिस्प्ले आएगा। एक बारकोड होगा, राइट हैंड साइड में आप टॉप में देख सकते हैं, और साथ में IRN नंबर जो 64 कैरेक्टर का IRN नंबर होता है वो भी आप देख सकते हैं। साथ में एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा और साथ में एक्नॉलेजमेंट डेट भी अवेलेबल होगा। तो कुछ इस तरीके से आपका टैक्स इनवॉइस जो है ई इनवॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन इसका अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहे ले सकते हैं, एंड इसको फिर आगे आप जो भी इसका यूजेस होगा उसको आप उस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगा देख लेते हैं। सेलर डिटेल्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है ध्यान रखिएगा। नेम, एड्रेस, GSTN, पिन कोड एटसेट्रा। तो नेम भी होना चाहिए, एड्रेस भी होना चाहिए, GSTN नंबर एंड पिन कोड। बायर डिटेल, बायर का डिटेल होना चाहिए, बायर का भी एड्रेस, पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। Consignee detail, dispatch form details, item details like quantity, rate, EQC, amount, HSN details, invoice detail, invoice number, date, अगर डिस्काउंट है तो या अदर चार्जेस कोई एप्लीकेबल है तो वो सारे डिटेल होना चाहिए। अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी गुड्स, एक्सपोर्ट के केस में शिपिंग बिल नंबर, डेट, पोर्ट कोड, करेंसी एंड कंट्री कोड, ये इंपॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। और साथ में ई-वे बिल डिटेल्स, जो ई-वे बिल डिटेल अगर आप ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं तो ई-वे बिल डिटेल्स के लिए ट्रांसपोर्टर डिटेल, डिस्टेंस, मोड, पिन कोड एटसेट्रा की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप टैक्स इनवॉइस के साथ अगर आप ई-वे बिल जनरेट कर रहे हैं तो उसमें ई-वे बिल में ये सारे रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तो ई इनवॉइस डिटेल्स क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज IRN। IRN क्या होता है? तो IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर इज ए यूनिक नंबर। कहां पर होगा आप देख सकते हैं, जो टैक्स इनवॉइस बना हुआ है, टैक्स इनवॉइस के ऊपर ये इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिया गया है, ये है आपका IRN। ओके, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, ठीक है, इट इज ए यूनिक नंबर, हेल्प बायर्स, tax authorities and anyone else to whom it matters to uniquely identify the invoice raised in India। ठीक है, IRN will be formed by combining following details। IRN में कौन कौन सा डिटेल्स होगा ध्यान में रखिएगा। सप्लायर GSTN होगा, फाइनेंशियल ईयर ऑफ द इनवॉइस होगा, डॉक्यूमेंट टाइप, इनवॉइस, क्रेडिट नोट एटसेट्रा, इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट नंबर, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन इस IRN में अवेलेबल होता है। ठीक है, so this is IRN and it is computing SHA 256 hash।
ठीक है. सो SHA 256 हैश इज अ सिक्योरिटी कोड. ओके, तो दिस इज IRN. जो IRN नंबर हमने यहाँ पर देखा है, उस IRN में जो इंफॉर्मेशन मैंने बोला वो सारे इंफॉर्मेशन अल्फा न्यूमेरिक कोड के अकॉर्डिंग होता है. ठीक है, जिसमें ये सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे ई इनवॉइस लाइफ साइकिल. ई इनवॉइस का लाइफ साइकिल क्या है, किस तरीके से ये चलता है, उसको हम देखेंगे. जनरेशन, ई इनवॉइस लाइफ साइकिल जनरेशन. ओके, सो इनवॉइस इज रेज्ड बाय द सप्लायर. इनवॉइस किस सप्लायर जो इनवॉइस रेज करेगा, देन इनवॉइस इज अपलोड टू IRP विद इन 48 आवर्स. ये ध्यान रखिएगा, 48 आवर्स के अंदर IRP पे अपलोड होगा इनवॉइस. हाउएवर करंटली अलाउड अप टू GST रिटर्न फाइलिंग विदाउट ई-वे बिल डिटेल्स. ठीक है, फिलहाल करेंटली 1 महीने का टाइम दिया जा गया है आपको. ठीक है, 48 आवर्स जो है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली 72 आवर्स होगा, देन 48 आवर्स होगा. बट फिलहाल जो है वो 1 महीने का टाइम होता है. रिटर्न फाइलिंग से पहले आपको इनवॉइस को पोर्टल में अपडेट करना होगा. So invoice is uploaded to IRP within 48 hours. However, currently allowed up to GST return filing. And then IRN is generated successfully. Invoice is printed with IRN date details and QR code details. Okay. So इस तरीके से काम होता है. इनवॉइस इज रेज्ड बाय द सप्लायर. सप्लायर इनवॉइस इशू करेंगे एंड देन उसके बाद IRP पोर्टल पे 48 आवर्स के अंदर उसको वैलिडेट करना होगा. एंड जो भी IRN इज जनरेटेड इनवॉइस होंगे उसमें QR कोड IRN नंबर के साथ इनवॉइस आपका तैयार होगा. ओके, so this is invoice lifecycle generation. Next, e-way bill can be generated along with the invoice through IRP portal. IRN is mandatory for generating e-way bill. ठीक है, e-way bill can be generated along with the invoice through IRP portal. IRN is mandatory for generating e-way bill. Using the IRN, e-way bill can be generated on IRP portal or in e-way bill portal. For invoice that do not require registration on IRP B2C invoice, for those e-way bill can be generated through e-way bill portal like earlier. ठीक है, so e-invoice lifecycle generation में e-way bill can be generated along with the e-invoice through IRP portal. IRN is mandatory for generating e-way bill. IRN क्या होगा, invoice reference number mandatory है e-way bill generate करने के लिए. Using the IRN, e-way bill can be generated on IRP portal or in e-way bill portal. IRN के बेस पे आप e-way bill भी generate कर सकते हैं through IRP portal और e-way bill portal. Okay. For invoice that do not require registration on IRP. फॉर इनवॉइस जो कि इनवॉइस IRP पे जनरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, B2C इनवॉइस भी जनरेटेड थ्रू ई-वे बिल पोर्टल लाइक अर्लियर. ओके, ये पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या है. ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड अलोंग विद द ई-इनवॉइस थ्रू IRP पोर्टल. ठीक है, ई-वे बिल और ई-इनवॉइस दोनों IRP पोर्टल के थ्रू जनरेट हो सकता है. IRN नंबर रिक्वायर मैंडेटरी फॉर जनरेटिंग ई-वे बिल. ई-वे बिल जनरेट करने के लिए IRN नंबर कंपलसरी है. यूजिंग द IRN, ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड ऑन IRP पोर्टल और इन ई-वे बिल पोर्टल. ठीक है, IRN के बेस पे ई-वे बिल पोर्टल पे ई-वे बिल हम लोग IRP पोर्टल से भी जनरेट कर सकते हैं या ई-वे बिल पोर्टल से भी हम जनरेट कर सकते हैं. ओके, एंड फॉर इनवॉइस दैट डू नॉट रिक्वायर रजिस्ट्रेशन on IRP B2C invoice, for those e-way bill can be generated through e-way bill portal like earlier. अगर कोई भी इनवॉइस जैसे B2C है, B2C में ई-इनवॉइस की कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में उसके लिए अगर ई-वे बिल जनरेट करना होगा तो ई-वे बिल पोर्टल से नॉर्मली हम जनरेट कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा. एनी डाउट इन दिस स्लाइड?
In this slide, any doubt, please text me. So e-invoice lifecycle modification. E-invoice once generated ध्यान में रखिएगा, अगर इनवॉइस एक बार जनरेट हो गया है, कैन नॉट बी मॉडिफाइड ऑन IRP. तो एक बार अगर ई इनवॉइस जनरेट हो गया है तो उसको मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है. ई इनवॉइस विल हैव टू बी कैंसिल फॉर सच इनवॉइस. तो अगर कोई भी मॉडिफिकेशन रिक्वायरमेंट है तो उस इनवॉइस को आपको कैंसिल करना पड़ेगा. न्यू इनवॉइस विल बी हैव टू बी रेज्ड एंड अपलोडेड ऑन IRP. ठीक है, नया इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा IRP, सिंस सेम इनवॉइस नंबर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ IRN. इनवॉइस का कॉन्सेप्ट है, अगर आपको इनवॉइस जनरेट करना है और आप B2B बिजनेस में अगर आप इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो अलग से आपको ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सेम पोर्टल पे ही आपका ई-वे बिल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही आप अपने इंफॉर्मेशन उसमें अपलोड करेंगे आपका ई-वे बिल भी साथ में तैयार हो जाएगा. तो अलग से आपको ई-वे बिल जनरेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. ओके, क्योंकि जो IRP पोर्टल है वो आपका GST पोर्टल एंड ई-वे बिल पोर्टल के साथ लिंक्ड है. तो जैसे ही अगर आप कोई भी B2B बिजनेस में अगर आप बिल रेस कर रहे हैं और उसमें अगर रिक्वायरमेंट है कि आपको ई-वे बिल जनरेट करना है तो ऑटोमेटिकली ई-वे बिल पोर्टल के थ्रू आपको डायरेक्ट कर देगा और वहां से आपको डायरेक्ट ई-वे बिल जनरेट भी हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट. यस, तो कैंसिलेशन प्रोसेस क्या है? इनवॉइस कैन बी कैंसल्ड ऑन और बिफोर नेक्स्ट डे मिडनाइट 11:59 PM. मतलब जिस दिन इनवॉइस जनरेट होगा उसके नेक्स्ट डे 11:59 के अंदर अगर आप इनवॉइस को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ध्यान में रखिएगा. सपोज आज अगर आपने इनवॉइस जनरेट किया है तो कल रात 11:59 के अंदर अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल हो जाएगा. अगर 12 बज गए तो कैंसिल नहीं होगा. उस केस में क्या करना होगा आपको? उस केस में अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है कि भाई आपको बिल कैंसिल करना पड़ रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज करना होगा. बिना डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू किए आप उस बिल को कैंसिल नहीं कर सकते. मतलब उसको नलिफाई करने के लिए आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा. ओके, क्लियर हो गया ये कि ई इनवॉइस जो है वो कब तक कैंसिल हो सकता है? जिस दिन आपने रेज किया उसके अगले दिन रात के 11:59 तक आप कर सकते हैं. और अगर उसके बाद अगर आपको करना होगा तो आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट. E-invoice life cycle sending to GST returns. Once uploaded to IRP, invoice information will be auto-populated into GSTR1 of supplier. देखिए मैंने जैसे पहले बताया था, जैसे आप invoice IRP पोर्टल के थ्रू अपलोड होगा GSTR1 ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा. GSTR2 एंड 2B ऑफ रेसिपिएंट का भी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा. Supplier can modify invoice detail in GST returns. However, this modification will be applied only GST return and not to e-invoice. अगर GST रिटर्न में कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं, बट ई इनवॉइस में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा. उस केस में प्रॉब्लम होगा कि अगर आप रिटर्न में कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं तो उस केस में आपका इनवॉइस के साथ वो मैचिंग नहीं होगा, तो आपका रिटर्न आपका तैयार नहीं हो पाएगा.
आप चाहे तो रिटर्न में चेंजेस कर सकते हैं, बट बिल में चेंजेस नहीं होगा। बिल में चेंजेस करना है तो आपको या तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट या फिर कैंसिल करना होगा, अगर टाइम है तो आपके पास। ओके, B2C के लिए आप ईबे बिल जनरेट कर सकते हैं। अगर 50,000 से ऊपर का अगर आपका बिल है तो उस पर ईबे बिल जनरेट होगा। ओके, सो वंस अपलोडेड टू IRP, एक बार अगर आप IRP पे अपलोड कर देते हैं अपना बिल, तो इसका इफेक्ट जो है GSTR1 एंड GSTR2A एंड 2B में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा इसका इन्फॉर्मेशन। और अगर आप कुछ भी मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं रिटर्न में, आप रिटर्न में कर सकते हो, बट उसका इफेक्ट आपका इनवॉइस पे नहीं जाएगा। इनवॉइस वैल्यू एज इट इज वही रहेगा पोर्टल पे। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीकर्सर एक्टिविटी टू इनवॉइस। ठीक है, इनवॉइस को करने से पहले क्या क्या करना होगा एक बार देख लेते हैं। टैक्स पेयर विल रिसीव ए कम्युनिकेशन फ्रॉम डिपार्टमेंट। One receiving the communication, taxpayer will log into IRP portal. Taxpayer IRP portal पे log in कर सकते हैं। Complete registration process by providing required details. Proper detail देने के बाद registration करना पड़ेगा आपको। ठीक है, select their preferred GSP। आपको अगर आप taxpayer है तो आपको GSP पहले select करना होगा। In case of API based invoicing generation, जैसे मान लीजिए अगर आप टैली पे काम करना चाहते हैं, टैली के थ्रू अगर आप बिल रेज करना चाहते हैं तो आपको टैली GSP आपको लेना पड़ेगा। या फिर आप जो भी GSP के थ्रू आप जाना चाहते हैं, अगर आप टैली यूज नहीं कर रहे, जैसे टैली खुद ब खुद एक GSP है, तो आपको अलग से कोई GSP सिलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर कोई और सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं तो आपको GSP सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट जनरेटिंग इनवॉइस फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो जिस डेट से आपकी एप्लीकेबिलिटी है उस डेट से आपको इनवॉइसिंग जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका देखिए मैं एक बार ऑनलाइन में भी दिखा देता हूँ कैसे कैसे आपको करना पड़ेगा। अब हम समझते हैं ये जो हमने टोटल जर्नी स्टार्ट की है अपनी, इसमें आज हम समझेंगे रजिस्टरिंग टैली एज GSP फॉर ई इनवॉइसिंग कैसे करना है, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है इनवॉइसिंग और ईवे बिल के लिए, सिंगल इनवॉइस अपलोड करना है कैसे करना है टैली प्राइम सॉफ्टवेयर से, अगर बल्क इनवॉइस अपलोड करने हैं IRN पोर्टल पे या जनरेट करना है IRN नंबर उनके लिए तो वो कैसे करेंगे। साथ ही समझेंगे कैंसिल इनवॉइस कैसे करना है, उसके बाद IRN इन्फॉर्मेशन कैसे गेट करनी है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे करना है सारी चीज़ों को। सबसे पहले आप GST पोर्टल अपना ओपन कर लीजिए, einvoicing1.gst.gov.in। इस पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, और अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल गया होगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पे इस तरह से मेंशन करना है। इस तरह का आपका पोर्टल ओपन होके आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए साइड में API रजिस्ट्रेशन लिखा आ रहा है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप किस API के थ्रू यहाँ पे पोर्टल पर डाटा भेजना चाहते हैं वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी कंपनीज़ के नाम दिए होंगे पहले से। यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा होगा क्रिएट API यूज़र, यहाँ पे आप API यूज़र बना सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी नंबर आपने दे रखा होगा उस पर मैसेज आएगा, OTP वहाँ पे डालेंगे तो इस तरह की स्क्रीन आपके आ जाएगी सामने। API रजिस्ट्रेशन आप कैसे करना चाहते हैं, डायरेक्टली GSTIN से करना चाहते हैं या थ्रू GSP से करना चाहते हैं या ERP के थ्रू करना चाहते हैं या फिर अदर ID से यूज़ करना चाहते हैं। तो अब हम GSP ले रहे हैं, यानी GST आपकी सेवा प्रोवाइडर जो भी हैं, जैसे मैंने टैली का नाम लिया तो अब यहाँ पे थ्रू GSP कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा टैली को। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको अभी कैसे आपको यहाँ पे करना है। तो ये सारी डिटेल आ जाएंगी जैसे ही आप
जीएसपी थ्रू लेंगे। इस तरह से यहाँ पे सारी जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ मतलब जीएसपी सपोर्ट करती है यहाँ पे ले लेंगे। अब यहाँ पे एक नया यूज़र नेम और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ये यूज़र नेम और पासवर्ड जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे टैली प्राइम में, तो वहाँ पे भी आपको ये देना है, ठीक है। तो सेम जो यूज़र नेम यहाँ पे दे रहे हैं तो वो भी सेम आपको वहाँ पे देना है। चलिए अब देखते हैं सिंगल इनवॉइस अपलोड कैसे करना है IRN जनरेशन के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पार्टी ले ली है। अब पार्टी के बाद यहाँ पे एक आइटम सेलेक्ट कर लूँगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक आइटम ले लिया है। उसके बाद वेयर हाउस मेरा कहाँ से ले रहा हूँ, कितनी क्वांटिटी, कितना रेट है उसका। उसके बाद मैं उसमें GST या IGST जो भी लग रहा होगा, CGST या SGST लग रहा होगा, वो यहाँ पे मेंशन करूँगा। देखिए अभी ऐसे IGST लग रहा था इस पर मेरा यहाँ पे, तो मैंने IGST ले लिया। अब देखिएगा नीचे यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रोवाइड इनवॉइसिंग डिटेल। इसको ऑप्शन को आप यस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बिल टू प्लेस, शिप टू प्लेस आ रहा होगा। तो दोनों सिचुएशन में मेरा सेम ही है तो मैं यहाँ सेम रख सकता हूँ। अदरवाइज़ अगर बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस मेरा अलग अलग है तो मैं यहाँ पे अलग अलग भी दे सकता हूँ। यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो बिल टू और शिप टू प्लेस मुझे देना है यहाँ पे अपना। इसको देने के बाद अगर आप जैसे बिल टू प्लेस अलग है आपका और शिप टू प्लेस अलग है तो आप यहाँ डिफरेंट अलग अलग दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे सेम भी रख सकते हैं। ये आप पे टोटली डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है। आगे चलते हैं। इसको आप कर देंगे यस, क्योंकि आप GST इनवॉइस जनरेट करना चाहते हैं, GST पोर्टल पर इसको यहीं से अपलोड करना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले यूज़र नेम पासवर्ड आपसे मांग रहा है। ये 6 घंटे का लॉगिन होता है इसका। अगर 6 घंटे आप बात कर रहे होंगे तो ये दोबारा से आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा। तो जो भी यूज़र नेम पासवर्ड आपने वहाँ पे क्रिएट किया था invoicing1.gst.gov.in पोर्टल पर, वो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन कर देंगे तो ये डायरेक्ट आपका अपलोड हो जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे अपलोड होगा ये। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़र नेम और अपना पासवर्ड फिल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करूँगा ये पोर्टल पे सक्सेसफुली का मैसेज मुझे दे देगा। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड अपना मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना यूज़र नेम इस तरह से। उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया, जो भी मेरा पासवर्ड था वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं इसको एंटर प्रेस करूँगा तो क्या होगा, ये मुझसे पूछेगा। अब देखिए नीचे आ गया है लिखा हुआ है स्टेटस में सक्सेसफुली इनवॉइस सक्सेसफुली जनरेटेड आपका, ठीक है। अब ये आपके यहाँ पे भी रिकॉर्ड हो गया है, आपके इनवॉइस पोर्टल पर भी चला गया है और GST पोर्टल पर भी ये बिल अपलोड हो गया है। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो इसको कैंसिल करने के लिए आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है। मैं प्रिंट प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ इसका, आपको कैसा दिखाई देगा। अकाउंटिंग वाउचर्स में इसका प्रिंट प्रीव्यू देखिए, यहाँ पे QR कोड आ गया है। यही इनवॉइसिंग में अब नया फीचर्स यहाँ पे मेरा आया है, ठीक है। और सारी डिटेल नीचे मेंशन हो गई होगी विद डिटेल के साथ। ये आपका QR कोड के साथ आपका इनवॉइस फॉर्मेट आ जाएगा। अगर आप इसमें कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं, मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप F12 का यूज़ करके या F11 की का यूज़ करके GST की डिटेल्स में अपने कर सकते हैं। देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। अब अगर आपको करना है बल्क में तो गो टू बटन का प्रेस करके भी जा सकते हैं। सिंगल इनवॉइस तो मैंने आपको बता दिया। अगर बल्क में करना है तो या तो आप गो टू बटन का यूज़ करके GST रिपोर्ट्स में जा सकते हैं, या फिर देखिए यहीं पे ऑप्शन आता है बल्क अपलोड का। आप Alt Z प्रेस करेंगे एक्सचेंज करने के लिए। Alt Z प्रेस करने के बाद ये डिटेल आपके पास आ जाएगी सेंड फॉर इनवॉइसिंग, मतलब आपको इनवॉइसिंग के लिए जो भी बचे हुए इनवॉइस हैं आपके उन्हें भेजना है तो यहाँ पे सारे दिखा देगा। स्पेस सेलेक्ट करने के लिए होता है, जिन जिन को भी बिलों को आपको भेजना है उनको आप स्पेस से सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, सेलेक्ट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ सेंड बटन जो नीचे दिखा रखा है आपको, वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। देन ये आपके सक्सेसफुली जो है वो बल्क में आपके पोर्टल पर सेंड हो जाएंगे। जैसे ही मैं यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक करूँगा ये तुरंत ही जितने भी बिल या जितने भी इन्वॉइसेस मैंने, देखिए 3 और 4 सेल के इन्वॉइसेस हैं, मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, 2 अभी मैं छोड़ देता हूँ।
तो यहाँ पे मुझे बस सेंड पे क्लिक करना है, ये पूछेगा यस, देन मैं इसको यस करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे ई इनवॉइस सिस्टम पर जाने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये डाटा आपका 2 बिल बचे हैं अब सिर्फ, ठीक है, 4 थे पहले टोटल, अब 2 बिल जो है मेरे वो जनरेट हो चुके हैं। तो इस तरह से IRN नंबर आप जनरेट कर सकते हैं अपने बल्क में, जितने भी आपके इनवॉइसेस हैं उन सबको तो बल्क में देकर यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं इकट्ठा ही एक बार में। अगर जिनका भी IRN नंबर आपने जनरेट नहीं किया है तो आप सिंगल भी कर सकते हैं और बल्क में भी कर सकते हैं, ये आप पे टोटली डिपेंड करेगा कि आप कैसे करना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है GST से रिलेटेड तो F11 की प्रेस करके भी कर सकते हैं। देखिए अनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे लिखा आ रहा है, इसको आप ऑप्शन को यस कर देंगे। तो जैसे ही इसको ऑप्शन को यस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो डिटेल आएगी वो सारी GST रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी डिटेल आ रही है आपकी, जो भी आपका GST नंबर है, कब से एप्लीकेबल हुआ था, क्या क्या वेरिफिकेशन रखनी है, वो सारी डिटेल्स आएंगी। और राइट हैंड साइड पे इनवॉइसिंग फीचर्स आ जाएंगे, ई वे बिल डिटेल आपको यस रखनी कि नहीं रखनी है, और उसी के नीचे जस्ट आपकी इनवॉइसिंग एप्लीकेबल ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल की भी डिटेल आ रही है, जो कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया जिनकी 500 करोड़ से ऊपर है, और 1 जनवरी से 100 करोड़ से ऊपर वालों का पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में अगर है। अभी डिफ़ॉल्ट पीरियड ऑफ द इनवॉइसिंग रिपोर्ट जो है वो 3 डेज़ यहाँ पे दिया हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। गवर्नमेंट ने भी बोला है कि 3 दिन है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर वो घटते बढ़ते हैं तो आपको एडिटिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा ही रहा हूँ आपको कि अभी ई वे बिल की जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 50,000 रुपये है। इंटरेस्ट रेट में यस करना है कि नहीं करना वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। गुड्स शिपिंग फ्रॉम कहाँ से कर रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी, मतलब अगर आपके पास 3-4 वेयर हाउस हैं और वहाँ से आप अपने गुड्स ट्रांसफ़र करते हैं तो अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट इसे प्राइमरी रहने दीजिए। अगर सेकेंडरी और आपका थर्ड प्लेस भी है तो वो भी आप ले सकते हैं। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल है, इसको आप यस रखेंगे, ऑटोमेटिकली ई इनवॉइसिंग के लिए आपसे पूछेगा। अगर आप इसको नो कर देंगे तो ये फिर वहाँ पे सेल इनवॉइसिंग में आपसे नहीं पूछेगा। एप्लीकेबल फ्रॉम मैंने बोला आपको कि 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। बिल फ्रॉम प्लेस, कहाँ से आप प्लेस कर रहे हैं वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली डाल देंगे, उत्तर प्रदेश से हैं तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश रख देंगे। डिफ़ॉल्ट पीरियड ऑफ द इनवॉइसिंग जो है वो रिपोर्ट में वो 3 डेज़ है। यहाँ पे आप इनको इंक्रीज डिक्रीज़ कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 3 डेज़ का ही यहाँ पे पीरियड रखा हुआ है। उसके बाद सेंड ई वे बिल डिटेल्स विद ई इनवॉइसिंग, जैसे ही आप ई इनवॉइसिंग जनरेट करें ई वे बिल पोर्टल पर भी उसकी डिटेल पहुँच जाए तो ये ऑप्शन आपको यस रखना है। अगर आप इस ऑप्शन को नो कर देंगे तो ई इनवॉइस जनरेट करने के बाद आपकी जो ई वे बिल की डिटेल होगी वो आपके ई वे बिल पोर्टल पर नहीं जा पाएगी। तो सिंपल टैली प्राइम का यूज़ करके भी आप ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल बड़ी इजीली टैली प्राइम से ही जनरेट कर सकते हैं और इनको अपलोड कर सकते हैं टाइम टू टाइम। पूरा कंप्लीट पैकेज है टैली प्राइम अगर आप GST की साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि करंट वाला जो आने वाला सिनारियो है 1 अप्रैल के बाद से, तो अब सभी को ही ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग के साथ चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मैंने अगर नो किया था तो ये इसको मना कर रहा है कि इसको आपको यस ही करना पड़ेगा। तो मैंने ये यस कर दिया और इसको सेव करा देंगे। कंट्रोल ये प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे एंटर करते रहिए तब भी आपका सेव हो जाएगा। अब मैं आपको वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ। वाउचर पे आ जाइए आप। वाउचर पे आने के बाद आपको F8 प्रेस करना है सेल इनवॉइसिंग के लिए। तो सेल में आने के बाद आप F12 प्रेस कर लीजिए। F12 में भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे F12 की कॉन्फ़िगरेशन आ गई ये। अब अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये सारी GST डिटेल दिखा रहा है, यहीं से आप यस नो कर सकते हैं। सेंड ई इनवॉइसिंग डिटेल आफ्टर सेविंग वाउचर, वाउचर सेव करने के बाद आपको ई इनवॉइसिंग डिटेल चाहिए कि नहीं चाहिए। सेंड ई वे बिल डिटेल विद ई इनवॉइसिंग, जैसे ही आप इनवॉइस जनरेट करें वैसे ही ई वे बिल की डिटेल भी चले जाएं तो उसको भी ऑप्शन को यस किया हुआ है। एक्सपोर्ट ई वे बिल डिटेल आफ्टर सेविंग वाउचर, सेव वाउचर करने के बाद सेल का एक्सपोर्ट करनी है आपको ई वे बिल डिटेल, तो उसको भी आप यस कर सकते हैं। तो ये आप पे टोटली डिपेंड करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं। मॉडिफाइड GST टैक्स रेट करना चाहते हैं तो उसको भी आप यस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वाउचर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो F12 प्रेस करना है। अगर आपको GST फुल डिटेल कॉन्फ़िगर करनी है तो आपको F11 की प्रेस करनी है। बहुत ही आसान है, आप गो टू बटन से भी जा सकते हैं और अदरवाइज़ आप शॉर्टकट की प्रेस करके भी यहाँ पे अपनी टैली प्राइम में
GST कॉन्फ़िगरेशंस को कर सकते हैं ई वे इनवॉइस के अकॉर्डिंग। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, जैसे भी मैंने अभी आपको दिखाया सारा। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए एक और सेल इनवॉइस मैं आपको पास करके दिखाता हूँ कैसे करना है। तो सेल वाउचर में आने के बाद आपको F8 या सेल वाउचर प्रेस करना है और एक और इनवॉइस मैं आपको जनरेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये ले लिया, उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दिया। ये सारी डिटेल आप फैच कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे बायर का एड्रेस ये हमारा प्राइमरी आ रहा है, अभी मैं चाहूँ तो सेकेंडरी भी ले सकता हूँ। और स्टेट जहाँ पे डिटेल यहाँ पे पूरी मैंने फिल कर दी है। उसके बाद प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे सप्लाई करनी है। उसके बाद जो मेरा सेल लेज़र है वो ले लिया मैंने। उसके बाद आइटम ले लेता हूँ मैं, अब यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ आइटम इस तरह से। उसके बाद मैं यहाँ पे रेट और क्वांटिटी डिफ़ाइन कर दूँगा। मैन लोकेशन से क्वांटिटी आप चाहे 1 रखें चाहे 10 रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए नीचे आ रहा है। उसके बाद मेरा प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल आ रहा है। उससे पहले मैं यहाँ पे GST लगा लेता हूँ। SGST और CGST मेरा यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे SGST लगा लिया और प्रोवाइड ई इनवॉइस डिटेल को यस कर दिया। यहाँ पे बिल टू प्लेस बेंगलोर दे दिया मैंने। यहाँ पे शिप टू प्लेस भी बेंगलोर रखा, दोनों सेम है। प्रोवाइड डिस्पैच फ्रॉम डिटेल, अगर आप डिस्पैच डिटेल देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे दे सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है एड्रेस में मेरा प्राइमरी आ रहा है। आप चाहें तो इसको सेकेंडरी प्लेस या आपका अगर कोई और अदर प्लेस है तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी जो भी आपका है थ्रेशली, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सेकेंडरी में सेकेंडरी एड्रेस जो भी आपने दिया होगा वो आ जाएगा, और अगर आप प्राइमरी रखते हैं तो प्राइमरी में आ जाएगा। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से उसको डिस्पैच कर रहे हैं। इसको मैं सेव करा देता हूँ। तो इस तरह से ये मेरा इनवॉइस बन जाएगा। डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस ऑप्शन पूछ रहा है, इसको अगर मैं यस कर देता हूँ तो यहाँ से ही मेरा सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा ई इनवॉइस। ये पोर्टल पे डायरेक्टली अपलोड हो जाएगा और GST पोर्टल पे अपने आप ही ये GSTR1 डिटेल में पहुंच जाएगा। इसको मैं अभी नो कर देता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। बाद में अगर मैं इनवॉइस जनरेट करना चाहता हूं तो बाद में भी कर सकता हूं, अगर मुझे लगता है कि कुछ चेंजेस मुझे करने हैं। अगर आप इसका प्रिंट निकाल के चेक करना चाहते हैं तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ मैंने इसको कर दिया सेव। अब हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पे Alt Z प्रेस किया मैंने, सेंड फ्रॉम ई इनवॉइसिंग आ रहा है, यहाँ पे आ गया। और यहाँ से जो भी सेल इनवॉइस थे मेरे, यहाँ से भी मैं सेंड कर सकता हूँ डायरेक्टली। इस पेज से मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और मैंने आपको बताया था सिंगल भी आप भेज सकते हैं। तो दोनों इनवॉइस सेलेक्ट कर लिए, तीनों चारों जो भी ऊपर के इनवॉइस थे मैंने सेलेक्ट करके देन सेंड बटन पर क्लिक किया। जैसे ही सेंड बटन पर क्लिक करूँगा, ये जितने भी इनवॉइस मैंने सेलेक्ट किए हैं वो सारे मेरे पोर्टल पे इनवॉइस के पहुंच जाएंगे। अगर मैं ऑफलाइन JSON फाइल बनाना चाहता हूं तो टैली प्राइम मुझे वो भी ऑप्शन देता है। यहाँ पे ऑफलाइन एक्सपोर्टिंग का ऑप्शन चूज़ करके डू यू वांट टू जनरेट यस कर दूंगा, तो ये चारों बिल जो है मेरे जनरेट हो जाएंगे JSON फाइल में। उसके बाद मैं अपने CA वगैरह को रिपोर्टिंग के लिए भेजना चाहता हूँ या टेस्टिंग के लिए भेजना चाहता हूँ कि जो इनवॉइस मैंने बनाए हैं वो सारे ठीक हैं कि नहीं है, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ बड़ी इजीली टैली प्राइम से। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। इसको मैंने कर दिया यस, ये आ गई JSON फाइल डाटा। लोकल ड्राइव में D ड्राइव में मैं इसको सेंड करा रहा हूँ, तो यहाँ पे सेंड कर दीजिए। देन ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा आपकी लोकल डिस्क, जो भी आपने ड्राइव नीचे चूज़ करी होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, आप सेल में भी रिकॉर्ड करते हैं, पॉइंट ऑफ सेल में भी रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट नोट भी बनाते हैं। कई लोग होते हैं कि जो सेल की एंट्री हो जर्नल में पास करते हैं, तो ये यहाँ पे सारे वाउचर्स दिखाएगा जो भी सेल से रिलेटेड होंगे। कोई रिसीप्ट में भी बना लेता है, तो यहाँ से आप किसी भी वाउचर को अपने ई इनवॉइस पोर्टल पर सेंड कर सकते हैं बड़ी इजीली टैली प्राइम का यूज़ करके।
तो इससे आसान चीज़ नहीं होगी। टैली प्राइम का यूज़ करके ही आप बड़ी आसानी से अपने जीएसटी बिलों को मैनेज कर सकते हैं ईज़िली। चलते हैं आगे। ये मैंने अपना क्या किया, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आ गया वापस सेल में। वाउचर्स में आने के बाद मैंने एक बिल और पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बिल पास कर दिया, यहाँ पे अपना सेल लेज़र ले लिया। उसके बाद यहाँ से अपना आइटम, जो भी आइटम सेल कर रहा हूँ वो चूज़ कर लिया, कितने पीस रखे हैं यहाँ पे वो बता दिए। उसके बाद रेट बता दिया। अब देखिए ईवे बिल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए 80,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजेक्शन हो गई तो नीचे देखिए क्या लिखा आ रहा है। अभी CGST SGST भी लगा लेता हूँ इसके लिए, क्योंकि 50,000 रुपये से ऊपर की ट्रांजेक्शन पे मेरा ईवे बिल भी आ जाएगा। प्रोवाइड GST एंड ईवे बिल इनवॉइस डिटेल यस ऑप्शन पूछ रहा है। जैसे ही आप इसको यस कर देंगे तो ये मेरा क्या होगा, इनवॉइस के साथ साथ आपका ईवे बिल भी जनरेट कर देगा यहीं पे। इसको मैं यस कर देता हूँ। देखिए प्रोवाइड GST ईवे बिल इनवॉइस डिटेल्स आ रहा है ऑप्शन, इसको आपको यस करना है। जैसे ही हम इसको यस करेंगे ये सारी डिटेल आ जाएगी। यहीं पे आप अपनी डिटेल मेंशन कर सकते हैं। ईवे बिल पोर्टल से जो जनरेट किया है आपने वो यहाँ पे नंबर मेंशन कर देंगे, पूरी डिटेल यहीं पे फैच हो जाएगी और आप इसी इनवॉइस को यूज़ कर सकते हैं ईवे बिल के लिए भी और इनवॉइसिंग के लिए भी। तो दोनों काम आपके सिर्फ एक सिंगल इनवॉइस जनरेट करके ही पूरे हो रहे हैं यहाँ पर टैली प्राइम में। तो देखते हैं कैसे करना है आगे। तो इसको एंटर करके आप सेव कर सकते हैं। जो भी डिटेल आपको देनी है बिल टू शिप टू की तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं अपनी। डॉक्यूमेंट टाइप भी आप बदल सकते हैं, टैक्स इनवॉइस टैक्स रख सकते हैं, अदरवाइज अगर कोई इनवॉइस अलग से है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे अपनी डिटेल बता सकते हैं। देन बिल टू प्लेस शिप टू प्लेस दे सकते हैं। यहाँ पे दोनों जगह मैंने यहाँ पे दे दिया अपना बिल टू प्लेस और शिप टू प्लेस। दैन इसको कर दिया मैंने नरेशन के साथ सेव। अगर आप नरेशन भी डालना चाहते हैं तो देखिए अगर कुछ डिटेल आपकी मिसिंग रह जाएगी तो टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर जो है आपका वो आपको एंटर करने नहीं देगा, वार्निंग दे देगा। HSN में इसके डिटेल में मैंडेटरी डिटेल मिसिंग है ईवे बिल की, इसलिए ये इसको सेव नहीं करवा पा रहा है। देखिए नीचे बता रहा है डेस्टिनेशन मिसिंग है, आपका किलोमीटर मिसिंग है। आप यहीं से ई इनवॉइस एंड ईवे बिल जनरेट करना चाहते हैं फिर भी तो इसको आप ऑप्शन को यस कर दीजिए, तो ये आपका ई इनवॉइस और ईवे बिल जो है वो जनरेट कर देगा। तो देखिए अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी डिटेल्स में या कोई डिटेल आपने पूरी नहीं भरी होगी तो यहाँ पे इस तरह की ये आपको वार्निंग शो करके दिखा देगा कि आपकी कुछ जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फील्ड्स हैं वो मिसिंग हैं, आप उनको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको कोई बिल जो है वो कैंसिल करना है तो कैंसिल करने के लिए भी आप आ जाएंगे जीएसटी रिपोर्ट में ई इनवॉइस, ऊपर लिख दीजिए यहाँ गो टू बटन का क्लिक करके इनवॉइस में, तो यहाँ पे IRN नंबर जनरेट जितने भी किए हैं आपने वो दिखा देगा। अभी 2 जनरेट किए थे तो दोनों दिखा रहा है यहाँ पे। अब कैंसिल जो है IRN नंबर जनरेट करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर, कहने का मतलब ये है 12 बजे से पहले 59 सेकंड तक आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कैंसिल करना होगा तो फिर आपको क्रेडिट नोट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा और उसको भी ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। अगर उससे पहले कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 बिल दिखा रहा है मुझे, तो दोनों बिल में से किसी भी एक को अगर मुझे कैंसिल करना है तो उसको सेलेक्ट कर लीजिए स्पेस से, और जिस भी बिल को आपको कैंसिल करना है उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। साइड में देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा आ रहा है Alt R प्रेस कर दीजिए या तो आप कैंसिल IRN नंबर पे क्लिक कर दीजिए, या फिर तो जैसे ही आप इस कैंसिल IRN नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो बिल है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब या तो तुरंत ही आप कैंसिल करना चाहते हैं, इमीडिएटली बेस पे कैंसिल करना चाहते हैं तो अपडेट कैंसिलेशन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप कुछ टाइम के लिए मार्क करके रखना चाहते हैं कैंसिलेशन को कि भाई आप क्यों कर रहे हैं कैंसिल, तो मार्क एज ए कैंसिलेशन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पोर्टल पे इसको अपलोड करना चाहते हैं, कैंसिल बिल हटाना चाहते हैं वहाँ से, मतलब जो बिल आपने अपलोड कर दिया था उसको हटाना चाहते हैं, तो अपडेट कैंसिलेशन पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप अपडेट कैंसिलेशन पे क्लिक करेंगे वो बिल वहाँ से आपका रिमूव हो जाएगा। तो टैली प्राइम ये सारी फैसिलिटी आपको दे रहा है, सारा पूरा जीएसटी पोर्टल की डिटेल्स
आने वाले टाइम में। अब देखिए एज कैंसिलेशन मार्क करके रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, क्यों कर रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बता देंगे, देखिए मार्क एज ए कैंसिलेशन पे मैंने क्लिक किया था तो यहाँ पे एक मार्क में आ गया और एक कैंसिलेशन के प्रोसेस में मुझे दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने मार्क एज कैंसिलेशन कर रखा है तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करेगा कि आप क्यों कर रहे हैं और कैसे करना चाहते हैं। अगर आप डायरेक्ट अपडेशन कैंसिल कर देंगे तो वो वहाँ से आपका बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। अपडेट कैंसिलेशन पे क्लिक किया मैंने जैसे ही, वो आपसे रीज़न पूछेगा, डुप्लीकेट एंट्री हो गई है या एंट्री बाय मिस्टेक हो गई है या रिवाइज एंट्री हो गई है, वो डिपेंड करता है। रीजंस आप बता सकते हैं, यहाँ पे रिमार्क मेंशन कर देंगे, देन इसको आप ओके करके सेव कर देंगे तो ये आपका कैंसिल बिल हो जाएगा। तो डिपेंड करता है, आप एंट्री बाय मिस्टेक डाल सकते हैं कि एंट्रीज़ में बाय मिस्टेक से एंट्री हो गई है या फिर आपने डुप्लीकेट एंट्री या 2 बार बिल आपने जीएसटी पोर्टल पर इनवॉइसिंग से चढ़ा दिया है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। या इनवैलिड डाटा आप बता सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड डाटा एंट्री मिस्टेक्स हो गई थी तो यहाँ से वो बिल मेरा रिमूव हो जाएगा। जो IRN नंबर जनरेट हुआ था वो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप कैंसिल कर सकते हैं अपने ई इनवॉइस को, मगर ध्यान ये रखेंगे आप तभी तक कर पाएंगे जब तक आप 24 घंटे के अंदर अंदर कर रहे होंगे। ठीक है? तो देखिए पोर्टल पे अगर आपको अपलोड करना होगा तो यहीं से आप अपलोड भी कर सकते हैं। आपको मैंने बताया था यूज़र नेम पासवर्ड डाल के देन उसको ओके कर दीजिए, तो ये आपसे ही आपका डायरेक्ट ओल्ड जेड से ही आपका जितने भी बिल बचे होंगे वो आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे। इस तरह से तो कैंसिल हो गया इनवॉइस आपका, और अपलोड भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। और गेटिंग IRN इन्फो, टेलीप्राइम में IRN की इन्फो कैसे लेनी है वो अगर आपको देखना है तो मैं बता देता हूँ आपको। इनवॉइस रेफरेंस नंबर की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो वो कैसे लेंगे आप यहाँ पे, तो देखिए जब आपको IRN की डिटेल चाहिए होंगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गो टू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो टू बटन पे क्लिक करेंगे, गो टू बटन पे क्लिक करने के बाद आपको GST रिपोर्ट टाइप करना है या फिर आप डायरेक्ट ई इनवॉइस टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप ई इनवॉइस टाइप करेंगे उस पर एंटर करेंगे तो ये सारी डिटेल आपको दिखा देगा। देखिए गो टू बटन पे क्लिक किया हमने और यहाँ पे ई इनवॉइस लिखा तो नीचे आ जाएगी GST रिपोर्ट ई इनवॉइस, इस पे एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये सारी डिटेल मुझे दिखा रहा है, कितने जनरेट किए हैं, कितने कैंसिल किए हैं, कितने पेंडिंग में पड़े हैं, वो सारी चीज़ें। तो यहीं से ये डिटेल मेरी दिखा देगा सब कुछ। और अगर 6 आवर से ज़्यादा हो गए हैं तो आपको यूज़र नेम पासवर्ड वापस अगेन टाइप करना पड़ेगा, तभी ये आपको डिटेल दिखाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि भाई मेरा कोई बिल मिस हो गया है और मैंने GST पोर्टल पे उसको अपलोड कर दिया था, तो उसको भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ई इनवॉइस जो पोर्टल पे अपलोड कर दिए थे वो यहाँ पे डायरेक्ट सिंक हो जाएंगे। तो टेलीप्राइम का यूज़ करके ये सारे काम आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और कैसे करनी है। आप एक बार यूज़ करके देखेंगे। बने रहें एटीट्यूड अकेडमी के साथ और देखते रहें हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।